सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ये बहुत ही मेन पार्ट है, कई सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो छोटा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप इसको समझ भी सकते हो आसानी से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर दो वाइंडिंग्स होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग्स नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। उसी को हम प्राइमरी और सेकेंडरी बना देते हैं टैपिंग के थ्रू। तो चलिए ऑटो ट्रांसफार्मर का सबसे पहले हम डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। एक होता है स्टेप अप और एक दूसरा होता है स्टेप डाउन। एक तीसरा टाइप भी होता है, वो होता है वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर आप वोल्टेज को वेरी कर सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। चलिए मैं इनमें से एक ट्रांसफार्मर बना लेता हूं। तो यहाँ पर मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना रहा हूं। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। इस वाइंडिंग को आप और बड़ा कर लीजिए, है ना। तो ये अपने पास एक ही वाइंडिंग हो गई। यहां पर क्या किया जाता है कि इस वाइंडिंग को सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है और इसी वाइंडिंग को भी लोड से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर एक ही वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग्स नहीं होती है। इस वाइंडिंग को मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। अब क्या होगा कि अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जैसे इसको यूज करना है, तो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या करेंगे कि ये ए सी, इसको आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग रख देंगे और बीसी को आप लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए काम में ले लेंगे। लेकिन अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए काम में चाहिए, तो आपको क्या करना होगा कि जो आउटपुट की साइड है उस साइड आपको वाइंडिंग ज्यादा रखनी होगी। तो आपको इधर लोड लगाना होगा, इधर सोर्स लगाना होगा। बस इतना ही फर्क आता है। ये वैसे के वैसे ही है जैसे हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को पढ़ा, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर कई सारे फायदे भी होते हैं और कई सारे नुकसान भी होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के खुद के, वो हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या यूज आता है वो हम एप्लीकेशंस में देखेंगे। इसके कई सारे डेरिवेशन करेंगे हम। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन करेंगे, स्टेप डाउन का करेंगे, यहाँ पर वोल्ट एम्पियर रिलेशन को देखेंगे हम, और सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल में सेविंग कैसे की जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ये सब हम ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जानेंगे। और यहां पर आप इसका बेसिक डायग्राम आप समझ गए होंगे कि यहां पर जैसे कि मैंने ये वाइंडिंग ले ली। अब मान लीजिए यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एबीसी वाइंडिंग मैंने ले ली। अब इस एबीसी वाइंडिंग को आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग रख दोगे अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो तो यहां पर क्या होगा कि बी में आप टैपिंग ले लोगे। इसको जब भी कोई वाइंडिंग के अंदर से हम बीच में से अगर कोई कनेक्शन लेते हैं तो उसको टैपिंग बोला जाता है। हम इस ट्रांसफार्मर के अंदर भी टैपिंग ले लेते हैं कई बार, तो उसको टैप ट्रांसफार्मर बोल देते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे कि हम बी से इस तरीके से हमने यहां पर टैपिंग ले ली। अब देखिए, जो वाइंडिंग यहाँ पर एक वाइंडिंग को यहाँ पर कॉमन होना भी जरूरी है। देखिए कॉमन कैसे होगी कि एक ही वाइंडिंग है, उसमें आपको हाई वोल्टेज साइड भी बनाना है, लो वोल्टेज साइड भी बनाना है। तो इस वाइंडिंग का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला बी सी जो पार्ट है, ये आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन है। ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर भी यूज में आ रहा है और लो वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर भी आ रहा है। तो इसको हम कॉमन वाइंडिंग बोल देते हैं, बीसी वाइंडिंग को कॉमन वाइंडिंग बोल देते हैं। और बचा हुआ जो ए बी पार्ट है, ये हमारा सीरीज वाइंडिंग कहलाता है। ए बी वाइंडिंग को हम सीरीज वाइंडिंग बोल देते हैं क्योंकि ये बीसी के साथ में सीरीज में कनेक्टेड होता है। अब क्या होगा कि जैसे हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम जानेंगे कि यहाँ पर करंट किस तरीके से आता है, यहाँ पर करंट किस तरीके से आएगा और लोड में करंट किस तरीके से जाएगा, और उसके साथ डेरिवेशन करके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होते हैं। एक हमारा सर्किट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, दूसरा हमारा वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। तो उन दोनों को भी हम समझेंगे अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर असल में क्या, बेसिक क्या होता है, इसका काम कैसे करता है ये। तो यहां पर ऑटो ट्रांसफार्मर को आपने बेसिक आइडिया तो आपको लग गया होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है। इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती है और इसकी हाई वोल्टेज साइड जो होती है वो बड़ी वाली वाइंडिंग होती है, लो वोल्टेज साइड जो होती है वो छोटी वाली वाइंडिंग होती है। जो वाइंडिंग कॉमन है उसको हम कॉमन वाइंडिंग बोलते हैं और जो वाइंडिंग उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है उसको हम सीरीज वाइंडिंग का नाम देते हैं। अब बात करते हैं हम ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की। तो देखिए एफिशिएंसी जो है वो हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पढ़ी थी। ये होती है आउटपुट अपॉन इनपुट।
जो भी आपकी आउटपुट पावर है अपॉन इनपुट पावर है। तो देखिए आउटपुट पावर अगर ज्यादा है तो आपकी एफिशिएंसी नहीं, अगर ये रेशो ज्यादा है तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है, और ये रेशो कम है तो आपकी एफिशिएंसी कम है। अब आप इनपुट पावर को जो है वो तीन तरीके से, तीन चीजों में तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो? इनपुट पावर क्या होती है? इनपुट पावर होती है कि जितनी आपकी आउटपुट पावर गई वो प्लस लॉसेस। अब जैसे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा था कि वहां पर दो तरीके के लॉसेस होते हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस। तो यहां पर भी वही लॉसेस होंगे, कोर लॉस और कॉपर लॉस। तो आउटपुट पावर प्लस कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस। अब इस ट्रांसफार्मर में अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है, देखिए एफिशिएंसी का अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन गया? आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है तो आपको ये लॉसेस कम करने होंगे, ये कम करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब ये लॉसेस तो अपने आप ही ऑटो ट्रांसफार्मर में कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है कि अपन एक ही वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, तो इसके कुछ फायदे होते हैं कि एक वाइंडिंग यूज करने से इसके अंदर जो भी वोल्टेज का फ्लो होता है, जैसे अब दो वाइंडिंग हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, तो यहां पर जो वोल्टेज गया वो डायरेक्ट कनेक्शन से तो नहीं गया, वो गया है यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। तो यहां पर कुछ लीकेज हो जाता है, जब यहां पर वोल्टेज इधर जा रहा होता है तो फ्लक्स का भी लीकेज हो जाता है। फ्लक्स का लीकेज होने की वजह से कई सारे लॉसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा नहीं है, यहां पर आधा वोल्टेज तो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से और आधा जाता है कंडक्शन की वजह से। कंडक्शन का मतलब है कि डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से जाता है, और मैग्नेटिक लिंकिंग की वजह से भी यहां पर वोल्टेज का ट्रांसफर होता है। तो इसी वजह से यहां पर जो कनेक्शन हुआ, जो डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, उसके अंदर कोई भी लॉस नहीं होता है, उसके अंदर पूरा का पूरा फ्लक्स, पूरा का पूरा वोल्टेज आपका ट्रांसफर होता ही होता है, कोई नहीं होता है, कोई लॉस नहीं होता है। तो इसीलिए ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कम लॉसेस पैदा करते हैं। इनके अंदर लॉसेस कम होते हैं, लॉस कम होता है, इसकी वजह से ही यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो एफिशिएंसी का आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि एफिशिएंसी क्यों बढ़ जाती है इनकी। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि एडवांटेज, इनके एडवांटेज क्या होते हैं। अब देखिए एडवांटेज की अगर मैं बात कर लूं तो एडवांटेज, तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही होता है कि कंडक्टर मटेरियल कम यूज होता है। कंडक्टर मटेरियल कम कैसे यूज होता है? क्योंकि यहाँ पर वाइंडिंग कम यूज हो रही है, सेकेंडरी का अलग से पूरे जो भी, जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वाइंडिंग होती थी इतनी, ये प्राइमरी की वाइंडिंग हो गई, इसी तरीके से ये सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, लीकेज, रिएक्टेंस और ये वाइंडिंग, तो ये जो पूरा मटेरियल है ये हमारा कम यूज हो रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर। तो कंडक्टर मटेरियल लेस यूज होता है, कम यूज होता है। दूसरी बात, यहाँ पर रेट चीप हो जाती है, चीपली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि आपका देखिए कंडक्टर मटेरियल कम यूज हो रहा है, साइज में भी छोटा है, तो आपको रेट भी इसके कम लगती है। तीसरी बात क्या है कि यहां पर जो लीकेज रिएक्टेंस, जो आपका लीकेज रिएक्टेंस होता है, उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं वो यहां पर नहीं होते हैं। यहां पर जैसे यहां पर लीकेज रेजिस्टेंस था, यहां पर रेजिस्टेंस था सेकेंडरी वाला, तो यहां पर क्या है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग तो आपकी अवेलेबल है नहीं। अब सेकेंडरी वाइंडिंग अवेलेबल ही नहीं है तो ये दोनों चीजें तो अवेलेबल होंगी नहीं, तो इनकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, जो लॉसेज हो रहे थे, वो सब बच गए। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ही इसको कंपेयर करके इसके एडवांटेज भी बताए जा रहे हैं और इसके डिसएडवांटेज भी उसको कंपेयर करके बताए जाएंगे। तो यहां पर जो है कि इनकी वजह से यहां पर आप लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस नहीं होने की वजह से यहां पर बहुत सारे लॉसेज बच जाते हैं, जो लॉसेज नहीं हो पाते हैं। तीसरी बात हमने कहा। चौथी बात यहां पर यह होगा कि यहां पर ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ना, वो एक और होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो वोल्टेज को चेंज कर सकता है। तो ये अपना कॉलेज वगैरह लेबोरेटरीज में यूज होता है। उसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, उसको सप्लाई दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक नॉब लगी होती है, इस नॉब को जैसे आप रोटेट करोगे तो यहाँ पर आपको एक रीडिंग दी होती है, यहाँ पर रीडिंग्स दी होती है। तो यहाँ पर आप 0 से लेके और बहुत सारा यहाँ पर आप 280 या कुछ ऐसे 400 तक आप यहाँ पर वोल्टेज को वेरी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कितना भी वोल्टेज वेरी कर सकते हो।
तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर की खासियत होती है। ये आप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से वोल्टेज वेरी नहीं कर सकते हो, उससे आप एक फिक्स अमाउंट ही वेरी कर सकते हो। अगर आपने मान लीजिए 12 का वोल्टेज वो ट्रांसफार्मर ले लिया, सिंगल ट्रांसफार्मर, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर अगर आप इन दोनों में कनेक्ट कर दोगे तो वो 24 वोल्ट कर देगा, इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर दोगे तो आप 12 वोल्ट कर देगा, बस ये इतना ही कर सकता है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो 0 से लेके उसकी रेंज बड़ी होती है, वो चेंज करता है। तो ये उसका एक एडवांटेज होता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। देखिए डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के, वो भी उसके सिंगल वाइंडिंग होने की वजह से ही होते हैं। यहाँ पर सिंगल वाइंडिंग है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लोड कनेक्ट किया, मान लीजिए किसी वजह से यहाँ पर ये सर्किट ओपन रह गया, यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाया, तो ये जो लोड है ये पूरा का पूरा वोल्टेज ले लेगा, हाई वोल्टेज। ये जो हाई वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है ये पूरा का पूरा इस लोड को ट्रांसफर हो जाएगा, अगर ये सर्किट यहाँ से कनेक्ट इस वाइंडिंग से नहीं हो पाया तो सिर्फ। तो अगर ये पूरा हाई वोल्टेज इस लोड को ट्रांसफर हो गया तो ये तो भैया गया, ये काम करना ही बंद कर देगा। तो एक तो ये रिस्क है इसके अंदर कि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात भी इस वाइंडिंग से रिलेटेड ही है कि यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो लीकेज रिएक्टेंस जो है पर यूनिट इम्पीडेंस जो है ना यहाँ का वो कम है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो इम्पीडेंस Z होता है वो ज्यादा होता है और ऑटो ट्रांसफार्मर में जो इम्पीडेंस होता है वो कम होता है। तो उसकी वजह से ही यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो आप लिख सकते हो और बता सकते हो। अगली बात कि इसके अंदर क्या होता है, एप्लीकेशंस की अगर मैं बात कर लूं तो एप्लीकेशंस देखिए इसके कहाँ कहाँ यूज आते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि कॉलेज लेबोरेटरीज में आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए जो वेरिएबल ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर, उसको आप यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि कई सारे पावर सिस्टम जिनकी रेटिंग अलग अलग होती है, जैसे मान लीजिए कोई 132 केवी का पावर सिस्टम है और एक कोई 230 केवी का पावर सिस्टम है, तो उन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज ले लिया जाता है। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कई बार पूछा जा सकता है। यहां पर क्या है कि आपके पास सिंक्रोनस मोटर और जो इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, उनको स्टार्ट करना होता है। तो उनको स्टार्ट करने के लिए कई बार ऑटो ट्रांसफार्मर जो कि वेरिएबल टैपिंग्स के होते हैं, बहुत सारी टैपिंग्स उनके अंदर होती है, वो ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में आते हैं। तो एज अ स्टार्टर भी ऑटो ट्रांसफार्मर काम में आता है। ये 3 मेन एप्लीकेशन इनकी होती है, और भी कई जगह ऑटो ट्रांसफार्मर यूज में लिए जाते हैं, लेकिन अपने जो काम का है वो इतना ही है। तो ये जो मैंने आज आपको बताया बेसिक ऑटो ट्रांसफार्मर का, इसको आप अच्छे से देख लिया होगा अगर आपने, तो आपके ये बहुत काम आने वाला है। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं कि कोई पूछ लेगा कि एफिशिएंसी आपकी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की ज्यादा होती है या ऑटो ट्रांसफार्मर की ज्यादा होती है, तो आप बता सकते हो। ये 1 वर्ड आंसर होते हैं, आप सीधे सीधे बताओगे ऑटो ट्रांसफार्मर की ज्यादा होती है, लेकिन आपको रीजन भी पता होना चाहिए उसका। और क्या होता है कि इसके अंदर आपको पूछ लें कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है इसका, ऑटो ट्रांसफार्मर का, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक तो होता है सर्किट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, एक होता है वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ पर होते हैं, उनको हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका डेरिवेशन है बकायदा पूरा, और स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का भी डेरिवेशन होगा। वोल्टेज एम्पियर रिलेशन भी हम पढ़ेंगे, और कंडक्टर को कैसे कम करा जाए वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो कैसे रिलेट होता है। अगर आपको ये पूरा वीडियो थ्योरी पार्ट में चाहिए तो मैं मेरे ब्लॉग पर आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके पढ़ सकते हो। और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, इसी नाम से फॉलो कर सकते हो, इसी नाम से आपको वहां पर मैं मिल जाऊंगा। तो वहां पर आप फॉलो करके अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।